हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने जर्नल चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था जर्नल क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। फिर हमने अपनी किताब के कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर आधारित थे। आज की क्लास की शुरुआत बच्चों हम एक और क्वेश्चन से करेंगे और फिर मैं आपको आगे की कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपनी स्टडी मटेरियल का, जो कि है पेज नंबर 2.29 पे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका दिमाग भी खुलेगा इसमें, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, तो एक बार रीड करते क्वेश्चन क्या कहता है, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें आपको करना क्या है। कह रहा है शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज यानी प्लस, डिक्रीज यानी माइनस, या नो चेंज यानी जीरो ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो कह रहे कि भाई नीचे हम आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं, आपको बताना है कि भाई इन ट्रांजैक्शन से एसेट्स बढ़ेंगे या एसेट्स कम होंगे या एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये आपको बच्चों करना कैसे है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही लगाना है। तो लास्ट क्लास में अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, जो पहला ही मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे डालते हैं, कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे। कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ी, कैपिटल बढ़ा या एसेट कम हुआ, मतलब जो भी है। तो आपको बस यहां पे वही सोचना है, आपको ट्रांजैक्शंस पढ़नी है, आपको मन में बस सोचना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा कि क्या करना है। बाकी मैं एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको उसकी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन समझाऊंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, और फिर हम ऑफकोर्स एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर तो बना ही लेंगे। देखो जैसे कि ए पार्ट पढ़ना क्या कह रहा है, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर, पेमेंट टू बी मेड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो कह रहा है कि हमने फर्नीचर परचेज करा जिसकी पेमेंट अभी हमने नहीं करी, हम लोग अगले महीने करेंगे। यानी सिंपल भाषा में वो आपसे कह रहे हैं कि हमने फर्नीचर क्रेडिट पे, उधारी पे खरीदा। तो पहले तो देखो मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताता हूं कि इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी। एक तरफ फर्नीचर आ गया, फर्नीचर एक एसेट होता है, तो एसेट बढ़ गया मेरा, तो मैं एसेट प्लस लिख देता हूं। लेकिन क्योंकि हमने ये क्रेडिट में परचेज किया, उधारी पे परचेज किया, तो दूसरी तरफ मेरा एक क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बढ़ गया, यानी मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ गई। तो दूसरी तरफ मेरी ये एलएचएस है, याद है ना अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता था, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये एलएचएस में तो एसेट बढ़ गया, और आरएचएस में क्या हो गया, आरएचएस में मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए। बट हमें तो लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना ही नहीं, हमें तो सिर्फ एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो भाई हमारा एसेट प्लस हो गया, बढ़ गया। तो दिस इज द आंसर, एसेट प्लस हो गया। इतना ही बताना है आपको, और कुछ भी आपको ज्यादा समझाना नहीं, आपको सिर्फ बताना है ऑफकोर्स थोड़ा रीजन के साथ कि एसेट मेरा यहां पे बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बस ऐसे ही आपको सारे ट्रांजेक्शन पढ़ने हैं। बी में कह रहे कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विसेज। ध्यान से पढ़ना, हमने कैश कलेक्ट किया क्योंकि हमने कुछ रिपेयर की सर्विसेज दी, यानी हमने कुछ रिपेयर वगैरह किया होगा किसी कस्टमर के लिए, उसके लिए मैंने कैश, उसके लिए मेरे को कैश मिला। तो अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। सबसे पहले आपको हर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने आना चाहिए। एक तरफ कलेक्टेड कैश बोला है, यानी कैश मेरे पास आ गया, कैश एक एसेट होता है, तो कैश बढ़ने की वजह से मेरा कह सकते हो कि एसेट बढ़ गया एलएचएस में। दूसरी तरफ मेरे को मैंने सर्विसेज दी, मुझे सर्विसेज के लिए कुछ पैसा मिला, तो ये मेरे लिए एक इनकम हो गई। अगर आप सोचो मैंने सर्विसेज दी, भाई मैंने आपको पढ़ाया, मानो हालांकि मैं तो अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, बट मानो मैंने आपको पेड कोचिंग में पढ़ाया, एक सर्विस दी, बदले में आपने मुझे फीस दी, तो ये मेरे लिए क्या है, एक रेवेन्यू है, एक इनकम है। सिमिलरली मैंने किसी के लिए रिपेयर करा, मुझको उसके बदले कुछ पैसा मिला, तो ये भी मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक रेवेन्यू है, इनकम है। तो दैट मीन्स इनकम मेरी बढ़ गई। लेकिन मैंने आपको लास्ट में अगर आपको बताया था, अगर आपको मतलब याद होगा,
मैंने आपको बताया था भाई कोई भी खर्चा नुकसान या कोई भी फायदा इनकम रेवेन्यू इसका अल्टीमेट इफेक्ट जाता है हमारे कैपिटल पे, राइट। अगर फायदा है इनकम है तो मेरी कैपिटल अल्टीमेटली बढ़ जाती है, अगर कोई नुकसान है खर्चे हैं तो मेरी कैपिटल अल्टीमेटली कम हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे तो सर्विसेज मैंने दी, मेरा फायदा हुआ है, मेरे को रेवेन्यू मिला है, तो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे आरएचएस में मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये तो मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आपको बता रहा हूं पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको तो अगेन सिर्फ क्या बताना है कि एसेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपिटल से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो आप तो बोलोगे देखो भाई कैश आ गया, कैश एक एसेट होता है तो एसेट बढ़ गया, सिंपल, ठीक है। यस, ये भी ओके है। ये कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स बेचे उधारी पे। तो गुड्स बेचते तो उसकी वैसे देखो जनरल एंट्री आपको पता होगी, उसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर एक एसेट होता है, सेल्स अगेन रेवेन्यू या इनकम होती है, राइट, ठीक है। लेकिन हम जब ध्यान रखना, हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन में सोचते हैं तो थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो अब आपको कैसे सोचना होता है। हाँ, इसकी एंट्री डेफिनेटली डेटर टू सेल है, बट सेल के केस में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बोलना होता है, ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल बात है। आप बोलते हो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पे बेचा तो मेरे पास एक डेटर आ गया। डेटर एक एसेट होता है, तो एक तरफ मेरा एसेट बढ़ गया इन द फॉर्म ऑफ डेटर, मेरा एक डेटर बढ़ गया इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एक एसेट बढ़ गया इन द फॉर्म ऑफ डेटर, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप नोट करोगे भाई मैंने गुड्स बेचे, गुड्स यानी मैंने अपना स्टॉक बेचा, स्टॉक एक एसेट होता है। तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप सोचोगे, जब मैंने स्टॉक खरीदा होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक के नाम से एक अलग एसेट आ रहा होगा, लेकिन अब वो स्टॉक चला गया तो मेरे स्टॉक कम हो गए, स्टॉक एसेट होता है। तो दूसरी तरफ मेरा एक एसेट कम भी हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, स्टॉक कम हो गया तो मैं स्टॉक को माइनस बोल देता हूं। इतना बात हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। एक तरफ डेटर बढ़ा तो एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ स्टॉक कम हुआ तो एसेट कम भी हुआ। अब जल्दबाजी में आप सोच के बोलोगे अच्छा सर एसेट प्लस भी हो रहा है, एसेट माइनस भी हो रहा है, तो नेट में तो जीरो इफेक्ट हो गया, तो इसका आंसर नो चेंज होगा। लेकिन अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। भाई कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस कैसे करता है, वो बिजनेस मुनाफे में करने की कोशिश करता है, राइट। मुनाफे में करने का मतलब यह है कि आप सोचो अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपए में, मैंने स्टॉक कोई गुड्स खरीदे 100 रुपए में, तो मेरी स्टॉक में आ रहा है, तो ये मेरे लिए 100 रुपए कॉस्ट है कि जितने पे मैंने खरीदा। वहीं पे मैंने अब जब ये स्टॉक में बेचूंगा, आगे सेल करूंगा, तो खुद सोचो क्या मैं 100 रुपए में बेचूंगा या कुछ मुनाफा जोड़ के बेचूंगा, कुछ प्रॉफिट जोड़ के बेचूंगा। सर ऑब्वियस ही बात है, हम 100 रुपए की चीज 100 रुपए में नहीं बेचेंगे, हम 100 रुपए की चीज 90 रुपए में भी नहीं बेचेंगे भाई, हम 100 रुपए की चीज 100 रुपए से ज्यादा पे ही बेचेंगे। यही तो करेगा कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन, राइट। तो आप बोलोगे भाई हम 100 की चीज 100 से ज्यादा पे ही बेचेंगे। मैंने बोला मानो 120 रुपीज, ऐसी मानो मैंने 120 रुपीज में ये सेल करी, तो इसका मतलब ये जब मैंने 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेची तो मैंने कहीं ना कहीं एक 20 रुपए का मुनाफा कमा लिया। और वैसे अगर मैं यूं ही बोल रहा हूं, इसको आप फाइनल अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हो। इनफैक्ट अपने 12th में आप इसको रेशियोज के चैप्टर में भी ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे, बट खैर छोड़ो, मैं ग्रॉस प्रॉफिट की तो बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं, सिंपली बोल रहा हूं कि 20 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। अब अगेन फिर से ये पढ़ो, जब मैंने आपको रैंडम फिगर्स दे दी, मैंने इमेजिनरी फिगर्स दे दी, अब फिर से सोचो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हुआ। मेरी जो एसेट में स्टॉक आ रहे थे भाई, आपको आई होप ये बात पता होगी, और नहीं पता तो अब सुन लो, रजिस्टर कर लो। स्टॉक तो भाई मेरा हमेशा कॉस्ट पे आता है। अगर आपने इन्वेंट्रीज का चैप्टर पढ़ा होगा तो फिर तो पक्का ही पता होगा, इन्वेंट्रीज इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। जनरली नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर नहीं होता, तो मोस्टली हम मानते हैं भाई कॉस्ट पे आता है। ऑफ कोर्स एनआरवी कम है तो एनआरवी पे आएगा, वो तो फिर कॉस्ट से भी कम पे आ जाएगा, बट वो एक अलग कहानी है। मोस्टली आप मानो स्टॉक मेरी कॉस्ट पे आता है मेरी किताबों में, ठीक है। तो जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बोला मेरा स्टॉक कम हुआ, मेरा एक एसेट कम हुआ, तो ये कितने रुपए से कम हुआ? ये तो 100 रुपए से कम हुआ ना, क्योंकि स्टॉक 100 रुपए तक कॉस्ट पे था, तो कॉस्ट कम होगी मेरी स्टॉक में से। दूसरी तरफ लेकिन जब मैंने बोला मैंने क्रेडिट पे बेचा, तो मेरे पास डेटर आ गए, मेरा एक डेटर आ गया, यानी एक और एसेट बढ़ गया। तो जब मेरा डेटर बढ़ा
तो डेटर कितने रुपए से बढ़ा होगा बच्चों? डेटर क्या 100 रुपए से बढ़ा होगा? नहीं, क्योंकि मुझे अपने डेटर से तो 120 रुपए लेने, मैंने 120 रुपए पे बेचा माल उसको, तो मेरा डेटर 120 रुपए से बढ़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतनी एनालिसिस बहुत है, बट मैं एम ही बोल रहा हूं क्योंकि मैं पूरी बात आपको समझा रहा हूं। ये तो मैंने एलएचएस की साइड बता दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट साइड। अब आरएचएस की साइड पे क्या होगा? राइट साइड पे क्या होगा? लाइबिलिटीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट है 20 रुपए का, तो प्रॉफिट कहां जुड़ जाएगा जाके? प्रॉफिट कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा 20 रुपए का। ठीक है, तो एलएचएस में इफेक्ट और आरएचएस में इफेक्ट बराबर है। देखो 100 रुपए से स्टॉक कम हो रहा है, डेटर 120 से कम बढ़ रहा है, तो नेट में ये 20 रुपए से मेरा एसेट बढ़ रहा है। अगर आप देखो 100 से कम हो रहा है, 120 से बढ़ रहा है, तो नेट में एसेट मेरा 20 रुपीज से बढ़ रहा है, और आरएचएस में मेरा कैपिटल भी 20 रुपीज से बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा आपका मैच करेगा, ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट मैच करेगा एलएचएस आरएचएस, और जब भी आप नई अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे वो भी ऑटोमेटिकली मैच करेगी। ठीक है, बट हमें किसकी बात करनी है बच्चों? हमें तो आरएचएस की बात नहीं करनी, हमें तो सिर्फ एलएचएस की बात करनी है इस क्वेश्चन में। तो एलएचएस में क्या हुआ, एसेट में क्या हुआ? सर नेट में 20 रुपए से एसेट बढ़ गए, 20 रुपए से मेरे नेट में एसेट बढ़ गए, या मैं यूं कह सकता हूं प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है वो नेट में बढ़ गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे एसेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं वापस सवाल में आऊं, एसेट पे मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको तो नेट इफेक्ट बताना है। आप यहां पे भी बोलोगे भाई एसेट प्लस होगा, ठीक है, लेकिन क्यों प्लस होगा ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, लेकिन अलग अलग अमाउंट से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। जो एसेट बढ़ रहा है वो ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है, जो एसेट कम हो रहा है वो कम अमाउंट से कम हो रहा है। तो नेट में मेरा एसेट बढ़ रहा है, डेटर मेरा 120 से बढ़ रहा है, स्टॉक 100 से कम हो रहा है, तो नेट में मेरे एसेट 20 रुपए से बढ़ रहे हैं। तो ये इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है, आप ताकि इसमें थोड़ा सोचना सीख जाओगे। ठीक है, यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम बहुत है इस पॉइंट के ऊपर, फटाफट क्विकली नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ो। डी में कह रहा है विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? एक तरफ कैश चला गया, एक तरफ कैश कम हो गया। कैश एक एसेट होता है, तो एसेट कम हो गया, तो मैं बोलता हूं भाई मेरा एसेट कम हो गया इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, अच्छा, ड्राइंग्स का इफेक्ट कहां पड़ता है? ड्राइंग्स का इफेक्ट भी कैपिटल में पड़ता है। ये भी वैसे मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था, आपको याद होगा। ओपनिंग कैपिटल से जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल में आते हैं तो क्या करते हैं? प्रॉफिट अगर कमाया तो प्लस करते हैं, लॉस हुआ तो माइनस करते हैं, एडिशनल कैपिटल आया तो प्लस करते हैं, और ड्राइंग्स हुई तो उसे माइनस करते हैं। तो आरएचएस यानी राइट हैंड साइड पे आपके कैपिटल पर प्रभाव पड़ जाएगा, आपका कैपिटल कम हो जाएगा ड्राइंग्स की वजह से। ठीक है, लेकिन वही बात है भाई, मेरे को तो सिर्फ एसेट की बात करनी है। तो एसेट में आप क्या बोलोगे कि एसेट कम हो गया क्योंकि कैश कम हो गया। यस सर, ओके। ई पढ़ो, ई इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कह रहा है हायर्ड एन एम्प्लॉई एज सेल्स मैनेजर ऑफ द नॉर्थ विंग। मैंने एम्प्लॉय को हायर किया, तो भाई क्या ये कोई ट्रांजैक्शन हुई? नहीं, तो ये कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई भाई, मैंने एम्प्लॉय को हायर किया। ठीक है, ट्रांजैक्शन, चलो मैं बोलता हूं ये ट्रांजैक्शन भी अगर हो गई, लेकिन ये मॉनिटरी में, तो मॉनिटरी वैल्यू में तो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है ना। हमने क्या सीख रखा है अकाउंटिंग में, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी वैल्यू में रिकॉर्ड हो सकती है वही रिकॉर्ड होती है, उसी की अकाउंटिंग करते हैं। अगर मैंने किसी इंप्लॉय को हायर किया तो ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट मैंने बना दिया, उस प्रकार से ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन कोई पैसों का लेन देन तो कहीं यहां पे हो ही नहीं रहा, कोई मॉनिटरी फिगर तो यहां कुछ आई नहीं रही, मॉनिटरी आइटम है ही नहीं, तो इसलिए इसकी कोई भी अकाउंटिंग होगी नहीं। और क्योंकि इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी तो इस पे आप, ऑफ कोर्स एसेट पूछ रहा था, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई पूरी ही पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एसेट पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें हम बोलेंगे एसेट में नो चेंज, जीरो, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं होगी। ठीक है, यस। एफ पॉइंट पढ़ो, कह रहा है रिटर्न गुड्स वर्थ ₹50,000। मैंने गुड्स 50,000 के वापस करे, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹50,000। तो मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे होंगे, अब वो मैंने वापस कर दिए, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एक तरफ मेरा स्टॉक कम हो गया क्योंकि गुड्स चले गए, स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम होने का मतलब एसेट कम हो गया। और वैसे अगर कंप्लीटनेस के लिए बोलूं तो आरएचएस में क्या होगा? मैंने मानो उधारी पे खरीद रखे थे, मैंने गुड्स उधारी पे ही खरीद रखे थे, तो मेरे दूसरी तरफ क्रेडिटर्स यानी एक लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरे स्टॉक कम हो गए, और मुझे तो एसेट की बात करनी है,
तो एसेट में आप क्या बोलोगे कि एसेट में गिरावट हो जाएगी, एसेट मेरे कम हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। जी कहता है वन ऑफ आवर डेटर एग्रीड टू पे हिज ड्यूज टू मिस्टर सी हु इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी विद द सेम अमाउंट बीइंग ड्यू टू हिम। दोबारा पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा एक डेटर है जिसने बोला कि मैं अपने ड्यूज आपको नहीं देता हूं, मैं अपने ड्यूज मिस्टर सी को देता हूं जो मेरे क्रेडिटर है। इसका मतलब ये पता है क्या है, इसका मतलब ये मैं बताता हूं क्या है। मानो मेरे पास एक डेटर था 100 रुपए का, ये मेरा एसेट था, मुझे 100 रुपए डेटर से लेने थे। सिमिलरली मेरा एक क्रेडिटर था, इसको भी मुझको 100 रुपए देने थे, ये मेरी लाइबिलिटी थी। तो मैंने बोला डेटर से, भाई डेटर भाई तू मेरे को 100 रुपए देगा, फिर मैं यही 100 रुपए अपने क्रेडिटर को दूंगा। ये डबल डबल लेन देन क्यों करें हम लोग। एक काम करो ना, तुम डायरेक्टली ये पैसा 100 रुपए मेरे क्रेडिटर को दे दो, तो तुम्हारा भी हिसाब क्लियर और मेरे क्रेडिटर का भी हिसाब क्लियर। तो एक ही बार में मेरा डेटर भी खत्म, मेरा क्रेडिटर भी खत्म। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन में, डेटर एसेट होता है, कम हो गया 100 रुपए से। आरएचएस में क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, कम हो गई 100 रुपए से। बट मेरे को किसका इफेक्ट बताना है भाई, आपको तो सिर्फ एसेट का इफेक्ट बताना है ना। तो एसेट पे क्या प्रभाव पड़ा, एसेट मेरा इसमें 100 रुपए से कम हो गया, तो एसेट इसमें माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका आंसर बन गया। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। एच पढ़ो। कह रहा है एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद मेहता एंड कंपनी टू परचेज ऑल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो मेहता एंड कंपनी से मैंने एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया कि भाई अब हम सारे रॉ मटेरियल्स आपसे ही खरीदेंगे अगले साल से। ठीक है, तो अगेन ये क्या हुआ भाई, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बना। ठीक है, लीगली एक एग्रीमेंट बन गई, लेकिन अभी पैसों का लेन देन तो नहीं हुआ ना, अभी तो बस समझौता हुआ, अभी कोई ट्रांजेक्शन मॉनेटरी में तो नहीं हुई। तो क्या इसकी कोई अकाउंटिंग होगी, क्या आप ये कोई रिकॉर्ड करोगे, नहीं करोगे, है ना। अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पता होगा तो आपको ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करके उसको मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करना होता। अब यहां तो कोई मॉनेटरी वैल्यू में मेजरमेंट की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि पैसों का लेन देन कुछ होना ही नहीं वाला। तो आप क्या बोलोगे, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसको तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इन्हीं किताबों में, ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो एसेट में भी ऑटोमेटिकली कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, नो चेंज इन एसेट, जीरो। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एज इट इज 4-5 मतलब सारे पॉइंट्स ना पूछे, वो हो सकता है 4-5 पॉइंट पूछ के आपका 4 से 5 नंबर का एक सवाल बना सकता है एग्जामिनर। या फिर इसमें से कोई एक पॉइंट उठा के ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिख सकता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसी ये लास्ट वाला पॉइंट है, वो बोल देगा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मेहता एंड कंपनी, जो भी है वगैरह वगैरह, दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन एसेट या दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन एसेट। इस तरह से वो पॉइंट बना के बोल सकता है। फिर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में इसको आंसर लिखना अलोंग विद रीजन। इसलिए ये मत सोचना ये क्वेश्चन ऐसा सर देख के लग नहीं रहा एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी बन सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली इस फॉर्म में भी बन सकते हैं। और बल्कि एग्जामिनर को आपसे ज्यादा मजे लेने हुए तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन बना लेगा, और वो एसेट ना पूछ के लाइबिलिटी पे इफेक्ट पूछ लेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट इन लाइबिलिटी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि किताब में एसेट में पूछा है तो एसेट में एग्जाम में आएगा, लाइबिलिटी भी पूछ सकता है, वो कैपिटल भी पूछ सकता है। तो आपको ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे काम करती है। इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स में आपको पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई। ठीक है जी, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर अब बढ़ सकते हैं। चलिए बच्चे, तो अब आप लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डाल सकते हो अपने पास, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के क्या टाइप्स होते हैं, और ये पढ़ने के पीछे रीजन ये होता है कि हम अकाउंट्स के टाइप समझते हैं इसलिए ताकि हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता लग जाए। ठीक है, तो हमने बोला था कि डबल एंट्री सिस्टम में 2 इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है या एक डेबिट इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये समझने के लिए हम लोग पहले अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो समझ आएगा कैसे। वैसे आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, ये आपने 11th में भी पढ़ रखा है। तो जब हम ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, हम जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पे क्लासिफिकेशन 2 तरह की होती है।
या दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होती है आपकी एक होती है आपकी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होती है आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ आएगा क्यों, बट इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, यानी पुरानी जमाने की क्लासिफिकेशन। एक मॉडर्न जमाने की क्लासिफिकेशन है, जो आप कह सकते हो जो हमारे जमाने की क्लासिफिकेशन है। तो आपको समझ ही आ गया होगा, देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ही चलती है प्रैक्टिकली, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़नी होती है, हमको पता होना चाहिए कि क्या है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन होती नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो बेकार है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। बल्कि आप अगर ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पकड़ोगे जो पढ़ाने में नहीं इन्वॉल्व है, एकेडमिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको याद भी नहीं होगा कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती क्या थी, ढंग से उनको भी याद नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली वो फॉलो ही नहीं होती। प्रैक्टिकली कौन सी फॉलो होती है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जब भी आपको वैसे यूज करना पड़े, आप हमेशा यूज करोगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन तभी यूज करनी है जब हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही बोले स्पेसिफिकली, राइट। तो पढ़ना तो खैर सभी कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, प्रैक्टिकली रेलिवेंट तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपको सब कुछ है। तो हम दोनों भी तरह की क्लासिफिकेशन पढ़े, ठीक है। तो देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अगर मैं बोलूं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में ब्रॉडली स्पीकिंग तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। तो ऐसी फ्लो चार्ट चाहे तो आप भी बना लेना, एक काइंड ऑफ माइंड मैप है, ताकि आपको फटाफट पर देख के याद आ जाए कि इसमें ये चीजें होती थी। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में एक पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, फिर एक आपके रियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, एक आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स। और वैसे अगर आप देखोगे रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स को कलेक्टिवली बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, जब पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट्स में वैसे थ्योरेटिकली बस पढ़ने के लिए तीन तरह के अकाउंट और आ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल, एक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल, और तीसरे को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, राइट। बट ब्रॉडली मतलब ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रियल अकाउंट्स अपने आप में अलग टाइप ऑफ अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट्स अपने आप में अलग टाइप ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। ओके, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लियर। क्लियर और प्लस विड्रॉल। अभी बताता हूं क्या चक्कर है ये क्लियर प्लस विड्रॉल। तो यहां पे सी है, जो पहले CLEAR, ये क्या है? सी से मतलब होता है कैपिटल, एल से मतलब होता है लाइबिलिटीज, ई से मतलब होता है एक्सपेंस, ब्रैकेट में मैं लॉसेस भी लिख रहा हूं, राइट। ए से मतलब होता है एसेट्स, आर से मतलब होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू के ब्रैकेट में मैं इनकम्स भी लिख रहा हूं, गेन्स भी लिख रहा हूं, मतलब ये सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला विड्रॉल का अकाउंट। इसके बारे में एक मजेदार बात बताता हूं आपको। इसमें वैसे आते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है, लेकिन विड्रॉल का अलग से क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है नहीं, आप क्लियर में ही कर सकते हो। कई सारे लोग विड्रॉइंग्स को कैपिटल में ही जाके क्लासिफाई कर लेते कि भाई वो एक प्रकार का नेगेटिव कैपिटल है, ठीक है।
नहीं तो ड्राइंग्स को हम अलग से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपके डेबिट क्रेडिट जो एस्पेक्ट है वो सेम ही चलेंगे। ठीक है, तो ब्रॉडली आप इसको हम बोलते हैं क्लियर अप्रोच। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखना है क्लियर, सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटीज, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट, आर से रेवेन्यू। ठीक है, और इसके अलावा फिर एक ड्राइंग्स का अकाउंट भी होता है। चलो, तो अभी हम पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो साथ में हम लोग यहां पे हेडिंग डालते हैं पहली, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हो इसको, मतलब आपकी मर्जी है जो भी बोलना है। पुराने जमाने की अप्रोच, पुराने जमाने में क्या चलता था, बेकार है, प्रैक्टिकली बहुत बेकार भी है, इसकी एप्लीकेशन भी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए चलती भी नहीं है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की जो एप्लीकेशन भी है वो बहुत तो नहीं, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली एज कंपेयर टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। बट ठीक है, कोई नहीं, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं मारना। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में मैं आपको ये भी बताता हूं, बहुत सारे आपके पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें वाद विवाद भी चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है टेक्निकली बेकार, अगर आप मुझसे पूछोगे तो जितना मैं आपको बता दूं उतना फॉलो कर लेना, बाकी छोड़ देना। ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जो आप इजीली बता पाओ। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहला बोला था, फर्स्ट बोला था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, तो इसमें लिखो इट रिलेट्स टू, पहले लिख लेते हैं, डिस्कस करेंगे। इट रिलेट्स टू पर्सन्स, इट रिलेट्स टू पर्सन्स। पर्सनल अकाउंट है ना, तो इट रिलेट्स टू पर्सन्स। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखो, पहला लिखना नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम लेमन टर्म्स में पर्सन वर्ड बोलते हैं ना, तो लेमन टर्म्स में स्पीकिंग, मतलब जब हम बोलते पर्सन, तो पर्सन का मतलब हम ह्यूमन बीइंग ही मानते हैं। आप सड़क चलते किसी को पकड़ोगे, बोलोगे पर्सन का क्या मतलब होता है, तो वो आपको ऐसा मतलब मोस्टली जो बताएगा वो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में बताएगा कि ह्यूमन बीइंग है। लेकिन लॉ की नजरों में, कानून जो हमारे चलते हैं देश में, उनकी नजरों में पर्सन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। पर्सन में खाली ह्यूमन बीइंग्स नहीं आते, और भी तरह की संस्थाएं आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है, एंटिटीज भी आ जाती है। तो कानून की नजरों में मैं आपको बता देता हूं, एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे रिलायंस लिमिटेड, ये भी पर्सन है कानून की नजरों में। पार्टनरशिप फर्म्स, ये भी पर्सन है कानून की नजरों में। LLPs, ये भी पर्सन है कानून की नजरों में। और जितने भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी कानून के नजरों में पर्सन है। आप बात समझ रहे हैं? तो पर्सन का मतलब कानून के फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं होता, वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें कई कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स, एंटिटीज, ये सब भी आ जाते हैं। भाई कानून की नजरों में आपका ICI ये भी एक पर्सन है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो हम जब यहां पे पर्सनल अकाउंट्स बोल रहे हैं कि भाई इट रिलेट्स टू पर्सन्स, तो यहां पे पर्सन एक ब्रॉड टर्म है भाई, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको और 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर लिया अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो नेचुरल पर्सनल मैंने बोला, नेचुरल पर्सनल मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो नेचर से निकलते हैं। ये आप बोल सकते हो कि भाई इसमें होते हैं अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उन लोगों के अकाउंट्स जो नेचुरली निकले हैं, उन पर्संस के अकाउंट जो नेचुरली इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, कई सारे लोग, धार्मिक लोग इसको क्रिएशन ऑफ गॉड भी बोलते हैं, वो पर्सन जो गॉड ने बनाए। तो आपकी 11th की किताब कभी अगर आप खोल के देखोगे ना, अगर पुरानी यादें ताजा करनी हो, तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, इट इज अकाउंट्स ऑफ पर्संस क्रिएटेड बाय गॉड। बट हम ठीक है, अब थोड़ा सा उस फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, हालांकि आप वो भी लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट है। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मैं उसके लिए आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूं, आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे
कि कौन से मतलब किस तरह के अकाउंट आप नेचुरल पर्सनल में कैटेगराइज करोगे। हालांकि बच्चों मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, अल्टीमेटली नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इनमें अंदर कैटेगराइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका मेन रूल चलता है डेबिट क्रेडिट का वो पर्सनल अकाउंट के लिए चलता है। नेचुरल या आर्टिफिशियल या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के लिए कोई अलग रूल्स नहीं होते। इसलिए एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा अकाउंट नेचुरल पर्सनल में आ रहा है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव में आ रहा है, कौन सा आर्टिफिशियल में आ रहा है, उससे कोई फर्क अल्टीमेटली नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट हम लोग समझ रहे हैं। तो यहां पे नेचुरल पर्सनल में देखो किसके अकाउंट आएंगे, राम अकाउंट, ये भाई ह्यूमन बीइंग है। श्याम अकाउंट, ये भाई ह्यूमन बीइंग है। और बताओ सर, शाहरुख खान का अकाउंट, एसआरके का अकाउंट, भाई एसआरके भी तो ह्यूमन बीइंग है। सलमान खान का अकाउंट, तो सर ये भी ह्यूमन बीइंग है। सर प्रियंका चोपड़ा का अकाउंट, ये भी ह्यूमन बीइंग है। सर विराट कोहली का अकाउंट, ये भी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो अब मैं कितने लिख लू, और कितने भी लिख सकते हो। आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख लो, आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख लो, आप अपनी बॉयफ्रेंड का नाम लिख लो, आप अपने मम्मी पापा का नाम लिख लो, आप अपने भैया दीदी भाई बहन किसी का नाम लिख लो। आप समझ जाओ भाई, जहां पे आपको किसी ह्यूमन बीइंग का नाम दिख जाए, जैसे रोहित का अकाउंट, कुछ भी बोल दो, ठीक है, एटसेट्रा लिख दूं, समझ गए। तो ये सारे अकाउंट आपके क्या हैं, ये आपके नेचुरल पर्सनल है। ब्रॉडली तो है पर्सनल अकाउंट, बट उसमें भी ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया, तो ये हो गए आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, तो सर आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, नकली। भाई वो पर्सन्स जो वैसे कानून की नजरों में पर्सन्स हैं, लेकिन जिनको भगवान ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इनमें कौन से अकाउंट आ जाएंगे, इसमें लिखो, आप इसमें कह सकते हो पर्सन्स क्रिएटेड अंडर एनी लॉ या स्टैचू या बाय एनी लीगल प्रोसेस, कोई लीगल प्रोसेस से बनाया। मतलब वो पर्सन, सिंपल भाषा में, जो भगवान ने नहीं बनाया, वो एक्चुअली इंसान ही बना रहे अंडर एनी लॉ। कोई लॉ के अंदर बन रहा है, कोई स्टैचू के अंदर बन रहा है, कोई लीगल प्रोसेस के अंदर बन रहा है, ये सारे अकाउंट्स आपके होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सर पल्ले नहीं बड़ी बात, एग्जाम्पल देखता हूं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है तो पर्सन है, लेकिन वो नकली पर्सन है, ह्यूमन बीइंग थोड़ी है कंपनी। रिलायंस कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं, वो तो कंपनी लॉ के अंदर बनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और बताओ सर, फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा है XYZN कंपनी, या कोई भी इस तरह का ट्रेड नेम लिखा है XYZN कंपनीज अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कोई ह्यूमन बीइंग को नहीं दिखा रहा, ये फर्म को दिखा रहा है। और फर्म कोई नेचुरली नहीं बनी, भगवान ने नहीं बनाया, वो तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनी है, एक एग्रीमेंट है। कोई भी LLP का अकाउंट, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट, ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल है। ठीक है, आपको अगर कोई पता होगा तो लिख लेना, ठीक है, जैसे अमूल, अमूल लिख सकते हो। इसके अलावा और कोई सर ट्रस्ट वगैरह, ICI मैंने बोला था, याद है, मैंने ICI बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कोई ट्रस्ट का अकाउंट है। ये सारे अकाउंट बेसिकली आप समझ गए होंगे, आई होप सो, कि ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल है, ये नेचुरल पर्सनल नहीं है। ठीक है, बट है ये पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सी लिखो, सी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। representative personal, these accounts
रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अच्छा, कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, इसका एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है। देखो मैं बताता हूं इनमें कौन से अकाउंट्स आते हैं। कोई भी खर्चा या इनकम का अकाउंट है, कोई भी मानो एक्सपेंस का या कोई भी इनकम का अकाउंट है, अगर इन किसी भी अकाउंट के आगे या पीछे कुछ लग जाए, पीछे कोई भी प्रीफिक्स लग जाए या आगे कोई भी सफिक्स लग जाए, समझते हो आप इन दोनों शब्दों का मतलब? कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए किसी भी एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट में, तो ये आपका बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर एग्जाम्पल दीजिए इसका, तो बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं इसका आपको, तो आप बात समझ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सैलरी, सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट क्या होता है? सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस का अकाउंट होता है। अगर मैं सैलरी अकाउंट के पीछे एक प्रीफिक्स लगा लूं, मानो मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अब ये एक्सपेंस का अकाउंट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन गया। क्यों सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन गया? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ग्रुप ऑफ पर्संस यानी इंप्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आई बात? इसी प्रकार से अगर मैं प्रीपेड सैलरी बोलता तो भी अगेन सेम रीजन से ये क्या बन गया? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन गया। अब कई बार आउटस्टैंडिंग सैलरी ना लिख के हम सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उस केस में मैंने सफिक्स लगा दिया, तब भी वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ना। वैसे ही मैंने बोला रेंट, मैंने इसके पीछे एक सफिक्स लगा दिया प्रीपेड रेंट, प्रीफिक्स लगा दिया एक मैंने, ये क्या बन गया? ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ये किसका अकाउंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रही है बात? कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं मैं बोलता हूं मानो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम होती है, राइट? इंटरेस्ट रिसीव एक इनकम होती है। अब इसके आगे मैं देखो सफिक्स लगाता हूं इन एडवांस। मोमेंट अब मैंने बोल दिया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब ये इनकम नहीं रही, टेक्निकली अब ये वैसे लाइबिलिटी हो जाती है, बट हम यहां पे अभी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके आगे मैंने सफिक्स लगा दिया, तो ये क्या बन गया? अब ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पॉइंट समझ आ गया? तो सिंपल है भाई, मैं आप क्या एग्जांपल, इतनी लिस्ट क्या लिखवाऊं? सिंपल है, कोई भी खर्चा हो, कोई भी इनकम हो, आप इतने सक्षम हो कि आप खर्चा और इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके आगे या पीछे कुछ लग जाए, प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, इस तरह से आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया, प्रीपेड लग गया, एक्रूड वर्ड लग गया। समझ आ रहे हो? तो अगर कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लग गया कोई भी एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट के आगे पीछे, तो वो क्या बन जाता है? वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसी आप एक दो एग्जांपल अगर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसके आगे एक एटसेट्रा लिख सकते हो, दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये समझ आ गया पहले? यस सर। अब एक स्टार पॉइंट लिखो, एक स्टार पॉइंट लिखना, following accounts are also personal accounts only। तो मैं कुछ कुछ अकाउंट्स के नाम लिख पाता हूं जो हो सकता है एकदम से देख के आपको ना लगे कि पर्सनल अकाउंट है, बट ये होते पर्सनल अकाउंट ही है। जैसे कि एक मैंने बोला कैपिटल अकाउंट,
और जब मैंने कैपिटल अकाउंट बोला तो इसके साथ ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो देखो जनरली ना आपको सिर्फ पर्सनल आइडेंटिफाई करना होता है, आपको अंदर इतना आइडेंटिफाई करने को वैसे पूछता नहीं है कभी कि भाई बताओ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल है, तो उसके आगे जाने की आपको वैसे कभी जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई करके हमारा मोर देन इनफ काम हो जाता है, हमारा पर्पस सर्व हो जाता है। ये क्लासिफिकेशन करने के पीछे जो पर्पस है वो सर्व हो जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आप जानना चाहो कि भाई ये क्या है, तो कैपिटल ड्रॉइंग्स अकाउंट जनरली क्या है, एक बेसिकली नेचुरल पर्सनल का अकाउंट है। भाई अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं या पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ये, समझ आ रही बात, क्योंकि ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से बैंक अकाउंट, या इसी को कभी कभी वो बैंक एफडी भी बोल देता है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है भाई, याद रखना, दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक क्या है भाई, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट होगा, तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल है अकाउंट है, तो ये भी आपका एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, आपकी उतनी आगे कभी जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सेम लाइंस में लोन अकाउंट, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया होगा, पहले आपको पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारा रियल अकाउंट, सेकेंड लिखो हेडिंग रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट तो पहले आई होप क्लियर हो गया होगा, अब लिखो रियल अकाउंट। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं जितना आपको बता रहा हूं उतना मोर देन इनफ होगा आपके लिए। नहीं यकीन आता तो अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस देख लेना, मेरी सारी डिस्कशन होने के बाद आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ठीक है, उतना ही आपका पर्पस है, बाकी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एनीवे रियल अकाउंट क्या होता है, ये अब इजी है। दीज इंक्लूड्स, रियल अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। तो ये बेसिकली एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स के। ठीक है, किसके अकाउंट होते हैं, एसेट्स के अकाउंट्स। ठीक है, तो सर क्या सारे एसेट्स के अकाउंट्स रियल अकाउंट है, नहीं, एक्सेप्ट दोज एसेट्स विच आर पर्सनल अकाउंट। तो देखो कुछ तो एसेट के अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट में कवर हो जाते हैं, तो वो अब आप रियल अकाउंट में नहीं डालोगे भाई, कोई अकाउंट या तो रियल अकाउंट होगा या पर्सनल अकाउंट होगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको पहले मेन चीज याद रखनी है कि एसेट्स के अकाउंट्स को हम बोलते हैं रियल अकाउंट, एक्सेप्ट वो एसेट्स के अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट्स में कवर हो गए। लाइक सर में समझ नहीं आया, लाइक जैसे कि डेटर का अकाउंट, तो डेटर का अकाउंट और क्रेडिटर का अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो डेटर इज एन एसेट टेक्निकली, बट ये पर्सनल अकाउंट में चले गए तो ये यहां नहीं आएंगे। वैसे ही मैंने आपको ऊपर बोला था बैंक अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट होता है, नहीं आएगा, है ना। मैंने आपको बोला था बैंक एफडी, ये एसेट होता है लेकिन ये पर्सनल अकाउंट में आ गया, यहां नहीं आएगा। वैसे ही मैंने आपको ऊपर बोला था प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट, याद है, प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट, तो प्रीपेड एक्सपेंस एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो इवन द प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट बट इट इज नॉट अ रियल अकाउंट क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट में आ गया। वैसी एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का अकाउंट, एक्रूड इनकम का मतलब कभी कभी बच्चे पूछते तो बता देता हूं, एक्रूड इनकम मींस वो इनकम जो पक्का ड्यू हो गई है लेकिन अभी मुझे मिली नहीं है, तो ये भी एक एसेट होता है एक्रूड इनकम। जैसे इंटरेस्ट एक्रूड, मेरे को इंटरेस्ट मेरा ड्यू हो गया, मुझे मिल जाना चाहिए, अभी मिला नहीं है, तो मेरे लिए एसेट होता है। लेकिन ये कहां चला गया भाई, एक इनकम अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है, उसके आगे पीछे कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स लगा दिया तो मैंने क्या बोल दिया, वो क्या बन गया, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ गया, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है, तो इसलिए वो आपका यहां पे रियल अकाउंट में नहीं आएगा। तो जल्दबाजी में सारे एसेट को उठा के रियल मत बोल देना, देख लेना कि भाई कुछ
ऐसे एसेट अकाउंट भी होते हैं जो वैसे पर्सनल में चले जाते हैं, तो वो यहां पे नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे एसेट तो ऑफ कोर्स आपके किधर आ जाएंगे, आपके रियल अकाउंट में आ जाएंगे। तो एग्जांपल्स अगर मैं बोलना चाहूं रियल अकाउंट के तो क्या होंगे, एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट। एग्जांपल्स क्या है रियल अकाउंट के, तो जैसे कि सारे आपके टेंजेबल एसेट्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे मशीनरी का अकाउंट ये रियल अकाउंट है, फर्नीचर का अकाउंट रियल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट रियल अकाउंट है, पेटेंट का अकाउंट इंटेंजिबल एसेट है रियल अकाउंट है, और सर कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। पॉइंट समझ गए? तो बेसिकली सारे एसेट जो आपके पर्सनल अकाउंट्स में नहीं आ रहे वो किधर आ गए, वो यहां पे आ गए रियल अकाउंट में। ठीक है, तो और लिखूं या समझ गए? सर समझ गए एटसेट्रा लिख दो, हमारे को बिल्कुल बात समझ आ गई। तो रियल अकाउंट बड़ा सिंपल है भाई, एसेट अकाउंट सारे आपके रियल अकाउंट है। एक्सेप्शन क्या है, वो एसेट जो पर्सनल अकाउंट में कवर हो गए वो नहीं आएंगे अब यहां, बस इतना याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो रियल अकाउंट भी डन हो गया। थर्ड क्या था, नॉमिनल अकाउंट। ये तो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? दीज आर अकाउंट्स ऑफ expenses, losses, incomes, gains, revenues. That is those accounts that directly affects प्रॉफिट्स या लॉसेस ऑफ बिजनेस। भाई सिंपल भाषा में सारे वो अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस में प्रभाव डालते हैं बिजनेस के, वो क्या होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ऐसे ना समझ आए तो सिंपल है, सारे खर्चे के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होंगे। कोई भी लॉस वगैरह आपको दिखता है, कोई लॉस है, लॉस बाय फायर, क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी इनकम, कोई भी गेन, कोई भी रेवेन्यू, सेल अकाउंट, इसके अलावा कोई रेंट रिसीव्ड अकाउंट हमने बोला था, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, ये सबके सब क्या है, सबके सब नॉमिनल अकाउंट है। तो चलो एग्जांपल्स लिख देते हैं आपकी सहूलियत के लिए कुछ कुछ। ठीक है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी एक्सपेंस ले लो, जैसे सैलरीज कॉमन होता है, सैलरीज का खर्चा, रेंट का खर्चा, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। कोई इनडायरेक्ट इनकम ले लो, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। और जैसे गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। सर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। सर अमोर्टाइजेशन भी क्या नॉमिनल अकाउंट है? बिल्कुल सर, अमोर्टाइजेशन भी नॉमिनल अकाउंट है। अमोर्टाइजेशन का भी अकाउंट अगर है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। कोई सर लॉस बाय फायर या कोई भी और अबनॉर्मल लॉस है जैसे, तो सर ये भी नॉमिनल अकाउंट है। क्या मैं एटसेट्रा लिख लूं? कैन आई राइट एटसेट्रा? आई होप सो यस, आप बात समझ चुके होंगे। ये सारे खर्चे, इनकम, नुकसान, लॉस, गेन, रेवेन्यू, फायदा, ये सब के जो अकाउंट है सबके सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो पहले तीनों अकाउंट की क्लासिफिकेशन समझ गए। ब्रॉडली आपको तीन बस आइडेंटिफाई करने हैं, पर्सनल अकाउंट पता होनी चाहिए, रियल अकाउंट पता होनी चाहिए और नॉमिनल अकाउंट पता होनी चाहिए। अगर आप इतने पहचान सकते हो तो आपका काम खत्म हो जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर अब डेबिट क्रेडिट के रूल्स कैसे लगते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स कैसे लगेंगे सर डेबिट क्रेडिट के? बस ये लिख लो तो आपका काम खत्म। तो तीनों अकाउंट है,
जैसे मैंने पहला बोला पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का अपना रूल होता है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं कि वो पर्सनल अकाउंट नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है कि रिप्रेजेंटेटिव है, सिंगल रूल है सारे पर्सनल अकाउंट्स का। सिमिलरली अगला अकाउंट था रियल अकाउंट, इसका भी अपना रूल है। सिमिलरली तीसरा था हमारा नॉमिनल अकाउंट, इसका भी अपना रूल है। तीनों रूल देख लो, लिख लो और आपका डिस्कशन खत्म, ठीक है। चलो तो देखो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बस। डेबिट किसको करोगे? उस पर्सन को करोगे जो रिसीव कर रहा है। क्रेडिट किसको करोगे? उस पर्सन को करोगे जो गिव कर रहा है। ध्यान रखना है ये पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है। तो ऑफ कोर्स जब मैं यार रिसीवर की बात कर रहा हूं या गिवर की बात कर रहा हूं तो हम पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, ठीक है। जो पर्सन, पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करो कि भाई वो पर्सनल है कि नहीं। अब वो पर्सन है जो भी, वो अगर गिवर है तो वो क्रेडिट करना है उसको आपको, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट करना है। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। क्रेडिट सेल करते हैं हम लोग, क्रेडिट सेल उधारी पे सेल करते हैं, तो पिक्चर में कौन आ जाता है? डेटर आ जाता है। डेटर एक पर्सनल अकाउंट है। अब डेटर को डेबिट करे कि क्रेडिट करे? सर कैसी बात कर रहे हो, हमें पता है क्रेडिट सेल पे डेटर को डेबिट करते हैं, ठीक है, ये बात हमको बचपन से पता है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे अगर मैं बोलूं इसमें ये रूल अप्लाई करके देखो, तो अब रूल कैसे अप्लाई करोगे? आपने बोला सर डेटर को डेबिट करना है जब क्रेडिट सेल हो रही है। आपको यह सोचना है कि डेटर यानी मेरा कस्टमर, तो कस्टमर रिसीवर बन रहा है सर, क्योंकि उसे गुड्स रिसीव हो रहे हैं। जब मैं कस्टमर को गुड्स बेच रहा हूं तो उसको गुड्स रिसीव हो रहे हैं। अगर कस्टमर को मैं सर्विस दे रहा हूं तो उसको सर्विस रिसीव हो रही है। तो इसलिए वो सर डेटर जो है वो रिसीवर बन गया है, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। सिमिलरली क्रेडिट परचेज जब करते हैं तो पिक्चर में आता है क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी होती है वैसे जो। तो सर जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर एक जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, तो उसको क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो, बचपन से पता है क्रेडिट परचेज करते वक्त क्रेडिटर को क्रेडिट करना है, सिंपल। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं भाई आप रूल अप्लाई करके बताओ। तो रूल कैसे अप्लाई करोगे आप? आपको देखना है कि क्रेडिटर एक पर्सनल अकाउंट है, अब वो गिवर है कि रिसीवर है? अब क्रेडिटर मुझे सामान बेच रहा है, वो गुड्स मुझे दे रहा है, तो गुड्स का क्या है? वो गिवर है, इज अ गिवर ऑफ गुड्स, इसलिए आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, ठीक है। समझ आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। एक और दे देता हूं, मैंने कैपिटल अकाउंट बोला था, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है बिजनेस में तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन अब रूल अप्लाई करो, कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है। तो वो क्या बन गया? वो कैपिटल का गिवर बन गया, वो गिव कर रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो इसलिए हम कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आई होप दिस इज क्लियर, आपको बात समझ आ गई होगी। इसी प्रकार से रियल अकाउंट का क्या रूल होता है सर? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो अब आप एसेट के यानी रियल के अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि भाई डेबिट हम कौन से एसेट को करेंगे? जो आ रहा है। क्रेडिट आप कौन से एसेट को करोगे? जो जा रहा है। समझ गए? कम्स इन मतलब जो अंदर आ रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है। गोज आउट मतलब जो बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश आया मेरे पास, तो कैश को आप डेबिट करते हो। कैश एक रियल अकाउंट है, तो कैश अंदर आ रहा है, इट इज कमिंग इन, तो इसलिए आप उसे डेबिट करते हो। फर्नीचर बेचा मैंने, फर्नीचर बेचा, तो उस फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हो। बट क्यों कर रहे हो? अगर ट्रेडिशनली अगर आप सोचो तो फर्नीचर एक रियल अकाउंट है और मैं जब बेच रहा हूं तो वो बाहर जा रहा है, इट इज गोइंग आउट, वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसलिए आप उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट तो देखो सबसे सिंपल है, उसको समझना भी सबसे आसान है और उसका डेबिट क्रेडिट का रूल लगाना भी सबसे आसान है। क्या है सर इसका रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल
इनकम्स एंड गेन्स खत्म। तो भाई डेबिट कौन से नॉमिनल अकाउंट को करोगे? सारे खर्चे और नुकसान के जो अकाउंट है उसको डेबिट करोगे। सर क्रेडिट कौन से अकाउंट को करेंगे? सारे फायदे, इनकम, गेन्स के जो अकाउंट है उनको आप क्रेडिट करोगे। कहानी खत्म। इसलिए सेल होती है तो सेल को क्या करते हैं? क्रेडिट, क्योंकि वो एक गेन का अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है। सैलरी को हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि वो खर्चे का अकाउंट है। कोई भी लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं, लॉस का अकाउंट है। क्लियर हो गया? तो बस ये आपके डेबिट क्रेडिट रूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो बस पक्का पक्का इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट, लास्ट नोट आपको एक लिखवाना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई बार ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या नोट लिखना है? लिख लो लास्ट नोट पक्का। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, all nominal accounts are transferred to income statement at year end. At year end. इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पीएनएल। पीएनएल तो एक नोट ये हो गया। तो अल्टीमेटली नॉमिनल अकाउंट सारे भी, जो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो अल्टीमेटली ईयर एंड पे आपके इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तभी दैट इज वाई नॉमिनल अकाउंट्स आर टेम्परेरी अकाउंट्स। इसलिए हम इनको टेम्परेरी अकाउंट्स बोलते हैं कि भाई ये टेम्परेरी अकाउंट्स है, कुछ दिन के मेहमान है, ये कुछ दिन के मेहमान है। ईयर एंड होते ही ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। तो आप करते भी हो, अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियर भी होगा, थोड़ा याद होगा, तो सारे खर्चों को आप अल्टीमेटली पीएनएल में डालते हो, सारे इनकम वगैरह को आप अल्टीमेटली पीएनएल में डालते हो। कभी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं बचता ईयर एंड पे। ठीक है, इसी प्रकार से सर पर्सनल अकाउंट्स का और रियल अकाउंट्स का क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स का और रियल अकाउंट्स का क्या होता है? तो इनके जो बैलेंसेस होते हैं बेसिकली, चाहे पर्सनल अकाउंट्स के चाहे रियल अकाउंट्स के, वो जो शो होते हैं आर शोन इन बैलेंस शीट। इनके जो बैलेंस होंगे ये आपको कहां नजर आएंगे सर? ये आपको बैलेंस शीट में नजर आएंगे। डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट बैलेंस शीट में दिखता है, कैपिटल का अकाउंट बैलेंस शीट में दिखता है, कैश बैंक का अकाउंट बैलेंस शीट में दिखता है, मशीनरी का अकाउंट बैलेंस शीट में दिखता है। क्लियर? ठीक है, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। इतना अगर आपको समझ आ गया तो बिलीव मी व्हेन आई से आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको कोई बहुत ज्यादा R&D करने की जरूरत नहीं, फालतू में अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको बोला प्रैक्टिकली बहुत ही इररेलेवेंट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, कोई यूज नहीं करता आज के टाइम पे। बस ये थ्योरेटिकली आपको समझना है। क्लियर हो गया? तो आई होप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे सबसे इजी, सबसे छोटा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या बोला था मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया था क्लियर का, जहां पे सी से मतलब होता है कैपिटल। बहुत सारे लोग इसी के अंदर ड्राइंग्स भी इंक्लूड कर देते हैं, नहीं तो ड्राइंग्स का अलग से भी हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं, जो भी है। फिर एल से था लाइबिलिटीज, ई से था एक्सपेंस एंड लॉसेस, ए से था एसेट्स, आर से था रेवेन्यू, जिसमें इनकम्स गेन्स वगैरह सब आ जाती हैं। और अगर आप ड्राइंग्स अलग से दिखा रहे हो तो उसको फिर अलग से विड्रॉल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं सारे अकाउंट। तो क्या बच्चों मुझे डिस्कस करने की जरूरत है कि सर कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है? क्या मैं अपना समय खराब करूं या मोर इंपॉर्टेंटली आपका समय खराब करूं ये बता के कि कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होते हैं? आई होप नॉट।
आपको पता होंगे ये सब क्या होता है, इनका मतलब तो पता होंगे। तो अगर मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अलग अलग से अकाउंट का मीनिंग बताने से अच्छा सीधा सीधा डेबिट क्रेडिट के रूल्स बता दूं तो कैसा रहेगा, समझ गए? तो हम यहां पे सीधा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझ लेते हैं, इतना समझना हमारे लिए बहुत है, क्योंकि बाकी चीजें आपको पता है। भाई मैं एसेट का क्या मतलब समझाऊं आपको पता है, आपको लाइबिलिटीज का क्या मतलब समझाऊं पता है, आपको कैपिटल पता है, आपको एक्सपेंस क्या होता है पता है, आपको रेवेन्यू क्या होता है पता है आपको। क्यों मैं आपको समय खराब करूं ये सब बता के करे? तो इसलिए मैं आपको सीधा रूल्स बता देता हूं। तो देखो रूल्स के लिए मैं आपको एक सिंपल वे में आपको बताऊंगा कैसे रूल करना है, ठीक है? तो पहले देख लो क्या करना है। एक कॉलम डालो डेबिट, एक कॉलम बनाओ क्रेडिट, ठीक है? और यहां लिखो टाइप ऑफ अकाउंट, इस तरह से 3 कॉलम बना लो। तो सी से सर कैपिटल था, एल से सर लाइबिलिटीज था, ई से सर एक्सपेंस था, ए से सर एसेट था, आर से सर रेवेन्यू था। और सर ठीक है हम ड्राइंग्स का अलग से अकाउंट बना लेते हैं, तो विड्रॉल ब्रैकेट में लिख लेता हूं ड्राइंग्स। बस सर बता दो सर कैसे इसका रूल लगना है, ये बता दो, काम खत्म, ठीक है? चलो तो इसका रूल देखो बहुत सिंपल है। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है बच्चों तो कैपिटल के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है, और अगर कैपिटल डिक्रीज होती है बच्चों तो कैपिटल के अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है। बस इंक्रीज हो रही है कैपिटल तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, ठीक है? तो इसलिए ड्राइंग्स इसी के अंदर डाल देते हैं। हम बोलते हैं भाई देखो ड्राइंग से क्या होता है, ड्राइंग से कैपिटल अल्टीमेटली कम होती है और डेबिट करते हैं हम कैपिटल को, इसलिए हम यहां पे डेबिट बोल देते हैं। हालांकि मैंने आपको बोला ड्राइंग्स अलग से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से सर लाइबिलिटीज भी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। काम करता हूं मैं लिख ही देता हूं, ऐसे एरो बना बना के, हो सकता है आपको भी अजीब लगे तो प्रॉपर्ली चाहे तो लिख लेते हैं। इंक्रीज है कैपिटल तो क्रेडिट, डिक्रीज है कैपिटल तो डेबिट, इंक्रीज है लाइबिलिटीज तो उसको क्रेडिट करना है, डिक्रीज है तो डेबिट करना है, ठीक है? फिर रेवेन्यू में बोलता हूं, रेवेन्यू भी सेम रूल चलता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू के अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करते हैं, ठीक है? फिर आपके बाकी सारे के अलग रूल्स चलते हैं। तो ये सेम रूल है, तो मैं इसको येलो से ऐसे कलर कर देता हूं। तो ये सेम रूल है, किसके सेम रूल है? कैपिटल के, लाइबिलिटीज के और रेवेन्यू के। तो इनको मैं येलो से कलर कर देता हूं, ठीक है? और इसका ऑपोजिट चलता है किसमें? बाकी सारे अकाउंट में। कैसे? एक्सपेंस का अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, ठीक? इसी प्रकार से ड्राइंग्स अगर इंक्रीज होती है तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो इसके आपके अलग रूल बन गए। तो इसको मैं अलग कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूं, मानो ब्लू से कर देता हूं, ठीक है? तो ये आपके अलग रूल्स चलते हैं इसके, एक्सपेंस का, एसेट का और ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स बोल लो चाहे विड्रॉल बोल लो, इसका अलग चलता है। तो ये आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, ठीक है बच्चों? तो बस इतना बहुत है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, बाकी तो चीजें आपको पता भी हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी आपके साथ डिस्कस हो गया। तो अब इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस हैं वो मैं यहां पे डिस्कस करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब आपको क्वेश्चंस देखना, मैं आपको नोट करा देता हूं, वो आपको होमवर्क में करना है, आपके हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी इलस्ट्रेशन में, किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आप उस पर या तो देख लूंगा, अलग नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस कर लूंगा क्वेरी को, या फिर कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि कौन से क्वेश्चन आप अपने आप होमवर्क में कर सकते हैं किताब के, ठीक है?
तो बच्चों ये क्वेश्चन सारे अब आपको होमवर्क पे करने। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 4 और 6, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, और एक एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 2.14 पे, वो भी आप एक बार नजर मार लेना, उसको भी एक बार देख लेना, थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना, और अगली क्लास में फिर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए ये आप नियम से प्रॉपर्ली डिसिप्लिन वे में जरूर करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बच्चों अगर आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी डालें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।